हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 9 मई। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें हम आर्टिकल्स अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी वगैरह जितने भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहले न्यूज़ के साथ, जिसका नाम है, जो कि बेसिकली एनओसी से रिलेटेड है, फॉर ड्रग्स। एनओसी मिलता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अभी क्या हुआ ना, सेंटर ने डिसाइड किया कि जो ड्रग्स होती हैं, जो उनको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसकी पावर अभी तक किस किस को होती थी। एक तो CDSCO को होती थी, जो कि हमारा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है ड्रग्स को रेगुलेट वगैरह करना, उन्हें लाइसेंस वगैरह देना कंपनीज़ को, उसके मैन्युफैक्चर से रिलेटेड इस तरह से। एक तो सेंटर की बात करें तो सेंटर में तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी, जो कि एनओसी देती थी। और उनके अलावा स्टेट में भी स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स होते थे, वो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी तक दिया करते थे। लेकिन अब सेंटर का डिसीजन आया कि जो ड्रग्स एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें एनओसी सिर्फ ये सेंटर वाली ऑर्गेनाइजेशन ही देगी। स्टेट वाले से ये वाली पावर ले चुके हैं। ये कब से इफ़ेक्ट होगा? 15 मई से, अभी आने वाली 15 मई से। और इसका रीज़न क्या है? तो ये बोला जा रहा है क्योंकि ग्लोबल स्क्रूटिनी काफ़ी बढ़ गई है ऑफ इंडियन मेड ड्रग्स, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनकी क्वालिटी वगैरह अच्छे से हम इंश्योर करें। और इसीलिए सिर्फ यही वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो अब एनओसी दे सकती है फॉर ड्रग्स दैट आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। Sole licensing authority from now on will be CDSCO, which is Central Drugs Standard Control Organization. I hope it is clear up to now. And CDSCO की बात करें तो इट इज़ अ नेशनल एपेक्स अथॉरिटी फॉर ड्रग्स रेगुलेशन। ये नेशनल लेवल पे एज एन एपेक्स अथॉरिटी है जो कि ड्रग्स रेगुलेशन से रिलेटेड काम करती है। किसके अंदर आती है? तो आती है अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। और बनाई किसके अंतर्गत गई थी? तो इसका एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ठीक है। और इसको हेड कौन करते हैं? हेड करते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नाम में ड्रग्स कंट्रोलर आ रहा है, इसमें भी ड्रग्स कंट्रोल आ रहा है, तो यही हेड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में होगा। सिंपल था, आई होप इतना याद हो गया भी होगा। इसके अलावा इनके काम की बात करें तो बहुत सारे काम होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि भाई ड्रग्स वगैरह को अप्रूवल देते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं कि किस किस तरीके के स्टैंडर्ड होने चाहिए ड्रग्स से रिलेटेड। वो गाइडलाइंस वगैरह इशू करते हैं। उसके अलावा इम्पोर्ट जो ड्रग्स होती हैं, इम्पोर्टेड ड्रग्स, उनकी क्वालिटी वगैरह पे कंट्रोल करना, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट कराना, जिससे कि कितनी ड्रग्स का पता लगाया जा सके कि ह्यूमंस पे कितनी सेफ़ है, वो वाले ट्रायल्स को कंडक्ट करना, ड्रग्स को बैन वगैरह करना, या फिर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CDSCO की। एम क्या है? तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो इन द सर्विसेज टू इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। मेडिकल, देखो कितनी मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमारा कुछ भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, हर इंसान को कहीं ना कहीं मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए, सभी की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इनकी क्वालिटी अच्छे से इंश्योर की जाए, और उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और वही इसका एम होता है। ये था न्यूज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सिम्बेक्स की तरफ। ये क्या है? ये एक तरीके की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि होती है इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में। फुल फॉर्म पे जाए तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सिंपल है, दोनों के नाम है, फिर उसके बाद मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। यह भी प्लान की जा रही है और होगी आई थिंक इस ईयर के एंड तक, 4th क्वार्टर में होगी इस ईयर में। और ये इस बार का 31st एडिशन होगा, जो कि होगा विशाखापट्टनम में, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और क्यों करते हैं हम ये सारी बायलैटरल एक्सरसाइजेस? तो इसलिए करते हैं ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े दोनों नेवीज़ के बीच में, कैपेबिलिटीज़ बढ़े दोनों ही नेवीज़ की। इस तरीके के एम्स के साथ हम अलग अलग नेशंस के साथ
मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। सिंपल। बड़े आगे। फ्लर्ट कोविड वेरिएंट। अब ये एक तरीके का नया कोविड वेरिएंट आ गया, नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फ्लर्ट। और ये काफ़ी इसके केसेस बढ़ रहे हैं यूएसए में, इसलिए इसकी चिंताजनक बात हो जाती है थोड़ी बहुत। ये एक सीरीज़ है वेरिएंट की, जो कि किसके अंदर आती है, बेसिकली ओमिक्रॉन का जो JN.1 लीनिएज था, जिसको B11529 भी बोलते हैं, उसी के अंदर एक लीनिएज है, उसी के अंदर की एक सीरीज़ है वेरिएंट्स की, जिसमें KP2 KP1.1 आते हैं। और इसमें KP2 की बात करें तो ये ज़्यादा प्रेवलेंट है देन JN.1, और KP1.1 थोड़ा कम वाइड स्प्रेड है। अब ये दिक्कत का विषय इसलिए है कि काफ़ी जल्दी जल्दी इसमें न्यू म्यूटेशंस आ रहे हैं, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस है, काफ़ी जल्दी फैलता है। और हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स हालांकि अभी लो हैं, सो इतनी चिंताजनक बात भी नहीं है। और सिम्टम्स की बात करें तो मोर और लेस ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के जो सिम्टम्स थे वैसे ही हैं, जैसे कि बॉडी में एक होगा, दर्द होगा, फ्लू होगा, ये हटा देना फ्लू में से, फ्लू होगा, फीवर, डाइजेस्टिव इश्यूज़ वगैरह। नाम कहाँ से आता है फ्लर्ट? इंटरेस्टिंग नाम तो लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एक म्यूटेशंस के कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं, तो वहाँ से ये वाला नाम आया है। और अभी तक तो इंडिया में इसके केसेस नहीं आए हैं। तो ये था हमारा फ्लर्ट कोविड वेरिएंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं बढ़ते हैं वेस्ट नाइल फीवर की तरफ। ये न्यूज़ में इसलिए आया कि केरला में इसके कुछ केसेस पाए गए, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और इसके जैसे ही केसेस पाए गए तो गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए सभी डिस्ट्रिक्ट को विजिलेंट रहने के लिए कि भाई सतर्क रहिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को भी बोला कि भाई वेक्टर कंट्रोल मेजर्स को इंटेंसिफाई करो, क्योंकि मस्कीटो की बाइट के थ्रू ये स्प्रेड होता है, इसलिए वेक्टर कंट्रोल मेजर्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो। होता किससे है? वेस्ट नाइल वायरस से होता है, ठीक है, ये तो नाम से ही आ रहा है। और स्प्रेड किसी मस्कीटो की बाइट से होता है, और अगर मतलब कोई मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर ले तो वो खुद इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर दूसरे पर्सन को बाइट करता है तो दूसरे पर्सन को भी स्प्रेड कर देता है। तो क्यूलेक्स स्पीशी का एक मस्कीटो होता है, उसके थ्रू ये फैलता है। एंड अराउंड 80% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, किसी भी तरीके के सिम्टम्स ही नहीं दिखाते हैं 80% के लोग तो। और कॉमनली पाया कहाँ जाता है? तो कॉमनली पाया जाता है अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, मेनली तो इन्हीं जगह पाया जाता है, लेकिन अभी केरला में कुछ केसेस पाए गए। WHO की माने तो किसी किसी केसेस में ये काफ़ी फेटल, काफ़ी घातक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी कर सकता है, मतलब ब्रेन को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। और वेस्ट नाइल वायरस की बात करें तो इट इज़ अ मेंबर ऑफ फ्लेविवायरस जीनस, ये इसकी जीनस की बात हो गई। और सिम्टम्स नॉर्मली क्या होते हैं? फीवर होगा, हेडेक होगा, जॉइंट में पेन्स होगा, और बॉडी में पेन होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस, जैसे डेंगू या डेंगी जो भी बोलते हैं आप, उसमें रैशेस जैसे होते हैं वो, और वीकनेस रहेगी, तो ये इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। और कुछ इन्फेक्टेड पर्सन सीरियस सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जिसमें ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और फ़िलहाल तो कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट प्राइमरीली सिम्टोमेटिक ही होता है, जैसे सिम्टम्स शो होते हैं उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलनेस जनरली माइल्ड ही होती है, इतनी कोई सीरियस इशू नहीं होता, सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये हमें पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया, सो पढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी और है, तो वायरस पहली बार जब डिटेक्ट हुआ था तो कहाँ हुआ था? वेस्ट नाइल नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है युगांडा में, वहाँ पे, तो वहीं से इसका नाम आ जाता है, ठीक है। एंड बर्ड्स भी इसकी होस्ट होती हैं, हालांकि बर्ड्स से होता नहीं है ह्यूमंस को, लेकिन बर्ड्स भी इसकी होस्ट होती हैं। सो नॉट नोन टू बी स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस और एनिमल्स। हम आपस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तब स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है अनसेफ तरीके से तो उससे स्प्रेड हो सकता है, और एक इन्फेक्टेड मदर से उनके बच्चे तक भी जा सकता है।
ये बात थी हमारी वेस्ट नाइल वायरस से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं परिवर्तन चिंतन 2 से रिलेटेड। ये एक तरीके की ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर ये कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये न्यू दिल्ली में होगी। और 2 लिखा है, यानी कि पहले भी हो चुकी एक बार, तब भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी। चेयर कौन करेंगे? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कौन है? जनरल अनिल चौहान जी। और एम क्या होगा इस एक्सरसाइज का? तो वो होगा टू जनरेट नोवेल रिफॉर्मेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स। कैसे हमारे डिफेंस वगैरह में हम और रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्या क्या नए नए नोवेल आइडियाज़ या इनिशिएटिव्स ला सकते हैं जिससे हमारी कैपेबिलिटीज़ और बढ़े। इससे रिलेटेड इसमें डिस्कशंस होते हैं। इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।